उत्तर प्रदेश में एक शहर है प्रयागराज, जिसे कभी इलाहाबाद कहा जाता था। इसी इलाहाबाद के पास एक छोटी सी जमींदारी थी, मांडा। इसी मांडा के पास एक राजा थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह। लोग उनको राजा मांडा ही कहकर पुकारते थे। वो 1 साल के लिए हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री रहे। भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। संघ के प्रधानमंत्री के रूप में। वैसे तो देश में कई प्रधानमंत्री रहे हैं दोस्तों, लेकिन वीपी सिंह ने अपने 1 साल के कार्यकाल में एक ऐसा काम कर दिया कि देश की राजनीतिक और सामाजिक समीकरण हमेशा के लिए बदल गए। यह काम था मंडल कमीशन की रिपोर्ट को मंजूरी देना और देश में ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन को लागू करना। मंडल कमीशन की सिफारिशों को मानकर देश में रिजर्वेशन को 22 से 49% तक ले जाने का फैसला उनका सबसे बड़ा काम था। तो दोस्तों, आज मैं आपको वही कहानी बताऊंगा कि आखिर वो वीपी सिंह, जो कि खुद एक राजपूत थे ना कि ओबीसी, उन्होंने क्यों और किन हालातों में इस रिजर्वेशन को मंजूरी दी और क्यों कई लोग उनको हीरो नहीं बल्कि विलेन मानते हैं। आज के इस वीडियो में आपको ये सब पता चलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, 1990 में वीपी सिंह को ओबीसी रिजर्वेशन क्यों लागू करना पड़ा, वो जानने से पहले थोड़ा सा वीपी सिंह के बारे में जान लेते हैं। 1969 में वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े और तरक्की की सीढ़ी इतनी तेजी से चढ़े कि 1980 में उन्हें उत्तर प्रदेश का सीएम बना दिया गया। फेमस डाकू थी फूलन देवी। उन्होंने वीपी सिंह की सरकार में ही सरेंडर किया था। जल्दी ही वो पॉपुलर हुए और इसका इनाम था कि उन्हें 1984 में फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन फिर उन्हें इस पोस्ट से हटाकर डिफेंस मिनिस्ट्री दे दी गई। सिर्फ 3 महीने के कार्यकाल में उन्होंने बोफोर्स घोटाले की वजह से इस्तीफा दे दिया और राजीव गांधी पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाकर 1988 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। वो जेब में एक पर्ची लेकर रैलियों में जाते थे और लोगों को बताते थे कि उनकी जेब में बोफोर्स घोटाले के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन है जो राजीव गांधी को खतरे में डाल सकती थी। कांग्रेस छोड़कर वीपी सिंह ने जनता दल नाम से पार्टी बनाई। जब 1989 में चुनाव हुए तो जनता दल, बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी की मिलीजुली सरकार बनी। इस सरकार के पीएम बने वीपी सिंह। भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। संघ के प्रधानमंत्री के रूप में 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक 1 साल से भी कुछ कम वक्त के लिए वो देश के पीएम रहे। 1990 में जब उनकी सरकार को सिर्फ 8 महीने ही हुए थे, तब उन्होंने मंडल कमीशन को लागू किया था। लेकिन सवाल आता है दोस्तों कि उन्होंने ये काम किया क्यों? दोस्तों, असल में मंडल कमीशन को लागू करने के पीछे वीपी सिंह का कोई प्लान नहीं था। हमारे देश में पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात तो काफी पहले से चली आ रही थी। जब पंडित नेहरू पीएम थे तब भी इस रिजर्वेशन की मांग उठी थी। नेहरू ने तब काका कालेलकर आयोग भी बनाया था, लेकिन इस पर कुछ बात नहीं बनी थी। इसके बाद साल 1977 में जब इंदिरा गांधी की सरकार गिरने के बाद मोरारजी देसाई की सरकार बनी, तो उन्होंने बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। लेकिन मंडल कमीशन ने जब तक काम करना शुरू किया, तभी मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। दिसंबर 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह को सौंपी। इस रिपोर्ट में सभी धर्मों के पिछड़े वर्ग की 3500 से भी ज्यादा जातियों की पहचान की गई। कमीशन ने उन्हें सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की सिफारिश की। लेकिन तब तक इंदिरा गांधी वापस पीएम बन चुकी थी, तो उनके दौर में या उसके बाद राजीव गांधी के टाइम पर इस फाइल पर कोई काम नहीं हुआ। लेकिन 1989 में जब वीपी सिंह पीएम बने तो 8 महीने के अंदर ही 7 अगस्त 1990 के दिन उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का ऐलान कर दिया। लेकिन ऐसी आफत आई क्या थी दोस्तों, हरियाणा के रोहतक में एक जगह पड़ती है महम। हुआ यह कि 1990 में महम में उपचुनाव होने थे। इस चुनाव में उप प्रधानमंत्री देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला और उनके ही एक खास आनंद सिंह डागी आमने सामने थे। यह चुनाव काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला बिना विधायक बने सीएम बन गए थे और यह सीट जीतना उनके लिए जरूरी था। इधर जब चुनाव हुआ तो काफी बवाल मचा, जिसके बाद चुनाव रद्द हो गए। फिर मई में दोबारा चुनाव कराने की कोशिश हुई, लेकिन फिर हिंसा की वजह से चुनाव रद्द हो गए। इस हिंसा में एक कैंडिडेट की भी मौत हो गई थी। अब माहौल इतना खराब हुआ कि सेंटर में वीपी सिंह पर दबाव बनने लगा कि वो मामले पर कार्रवाई करें। आखिर में उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला से इस्तीफा देने को कहा। देवीलाल इसके खिलाफ थे, लेकिन वीपी सिंह अड़ गए
ओम प्रकाश चौटाला का इस्तीफा लेकर 22 मई 1990 को बनारसी दास गुप्ता को हरियाणा के सीएम की शपथ दिला दी गई। यहीं से देवीलाल और वीपी सिंह दोनों के बीच में खाई बन गई। दोनों के बीच टकराव इतना बढ़ा कि 1 अगस्त को देवीलाल ने भी उप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। फिर देवीलाल ने प्लान बनाया कि जनता दल के जो भी सांसद हैं उन्हें साथ लेकर वीपी सिंह को घेरा जाएगा। इससे या तो वीपी सिंह खुद इस्तीफा दे देंगे या फिर देवीलाल को दोबारा मंत्री बना दिया जाएगा। जब वीपी सिंह को इसका पता चला तो उन्होंने फोन लगाया देवीलाल के ही खास सबसे करीबियों में से एक शरद यादव को। शरद यादव देवीलाल को अपना गुरु मानते थे, लेकिन वो ओबीसी आरक्षण के बहुत बड़े नेता थे। जब सारी सिचुएशन उन्हें पता चली तो उन्होंने वीपी सिंह से कहा कि देवलाल की धमकी से भिड़ना है तो मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करना आखिरी तरीका है। इससे जनता दल के ओबीसी नेता उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। शरद यादव ने यह भी कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो खुद पार्टी का साथ छोड़ देंगे। अब वीपी सिंह के पास बहुत कम टाइम था अपनी सरकार को बचाने का। 2 अगस्त को देवीलाल ने सरकार छोड़ दी और 3 अगस्त को सरकार ने कैबिनेट में मंडल आयोग लागू करने का नोट पेश कर दिया। पासवान और शरद यादव के साथ साथ मुलायम सिंह यादव, लालू यादव जैसे नेता जो कि पिछड़े वर्ग के अपने लीडर्स थे, इस फैसले के साथ खड़े थे वो सारे लोग। लेकिन कई लोग थे जो वीपी सिंह के इस फैसले से खुश नहीं थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी आत्मकथा माई लाइफ माई कंट्री में कहा है कि उन्होंने वीपी सिंह से रिक्वेस्ट की थी कि वो मंडल आयोग को तब तक लागू ना करे जब तक कि राष्ट्रीय मोर्चा, भाजपा और वामपंथी दलों के नेताओं के बीच में इसको लेकर कोई डिस्कशन ना हो जाए। इसी तरह दोस्तों लेफ्ट पार्टियां भी इस कदम से खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि आरक्षण का जो आधार है वो जाति ना होकर आर्थिक हो, लेकिन वीपी सिंह और पासवान अड़े रहे। जब आनन फानन में यह फैसला हुआ दोस्तों तो वीपी सिंह को इसका कुछ फायदा भी मिला। चंद्रशेखर को छोड़कर जनता दल के बहुत कम सांसद देवीलाल के उस रैली में शामिल हुए थे। इस तरह से उस वक्त तो सरकार बच गई, लेकिन बहुत दिनों तक टिक नहीं पाई। हुआ ये कि देश भर में मंडल कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। स्टूडेंट ही नहीं बल्कि सरकार के अंदर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई। बीजेपी ने मंडल बनाम कमंडल की पॉलिटिक्स शुरू कर दी। सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने आरक्षण का समर्थन किया, लेकिन वहीं सीपीएम ने इस मामले में स्टैंड लेते लेते काफी टाइम लगा दिया। धीरे धीरे इन प्रदर्शनों से सरकार पर दबाव बढ़ा और नवंबर आते आते बीजेपी ने वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। फिर 7 नवंबर 1990 को वीपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया और उनकी सरकार गिर गई। दोस्तों जब तक वीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया तब तक वो इंडिया के मिडिल क्लास के फेवरेट थे, लेकिन मंडल आयोग ने सब कुछ बदल दिया। मध्यम वर्ग के पीछे हटने के साथ ही वीपी सिंह जल्दी ही खलनायक बन गए। खुद वीपी सिंह ने कहा था कि आप देख सकते हैं कि मंडल से पहले मेरा हर काम महान और उत्कृष्ट था और उसके बाद मैंने जो कुछ किया वो भारत के लिए सबसे बड़ा अहित था। तो दोस्तों ये थे वो हालात जिसमें वीपी सिंह को लागू करना पड़ा था ओबीसी आरक्षण। अभी जो आरक्षण पर बहस चल रही है एससी एसटी में क्रीमी लेयर लाने के लिए या उनके सब क्लासिफिकेशन के लिए, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और ऐसे ही तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, हिस्ट्री से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।